है कि दिस कैन बी अल्टरनेटिव मेडिसिन, और उनकी ये कोविड के टाइम पे भी उन्होंने काफी कार्य किया है। उनको ये सारी उपलब्धियां और समाज सेवा देख के उनको 2016 में उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं। पद्मश्री के लिए वो नामांकित थे। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर राजीव सिंह जी। थैंक यू सर। सर, जबकि आप होम्योपैथी में काफी रिसर्च कर चुके हैं, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एडवांस मेडिकल साइंस लाइक एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या फर्क है? मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथी का डिफरेंस आप जानना चाह रहे हैं? सबसे पहली चीज तो सर कि पूरी होम्योपैथी का जो इन्वेंशन है वो इस बात पर किया गया कि जो डिजीज है दैट शुड बी क्योर्ड। फॉर एग्जांपल, आपको गैस्ट्राइटिस है या आपको हाइपरटेंशन है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपको डायबिटीज मेलाइटस है, एवरी डिजीज की जो मेडिसिन है मॉडर्न मेडिसिन में वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। होम्योपैथी का ये कहना है कि द ट्रीटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी कोर्स है उसके बाद उसे बंद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हाइपरटेंसिव हैं तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किया जाए, वो ठीक हो जाए। थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, देन दैट शुड आल्सो बी क्योर्ड। जीवन भर मेडिसिन से फ्री करने का नाम होम्योपैथी है, शॉर्ट में कहेंगे अगर तो। ओके सर, और एक मुद्दा जो आपके बहुत करीब है वो है राष्ट्रवाद। सो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद और आज का जो एडवांस स्कूलिंग है, जैसे कि इंटरनेशनल स्कूल से कैम्ब्रिज बोर्ड है, ये वो, वहां पे लोगों में राष्ट्रवाद कैसे पनपेगा, या राष्ट्रवाद और मॉडर्न एजुकेशन का समन्वय कैसे होगा? राष्ट्रवाद और मॉडर्न मेडिसिन कोई अलग सी चीज नहीं है। राष्ट्रवाद तो हमारी रगों में बसना चाहिए, बहना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन को जो ऐसे इम्पोज किया जा रहा है कि वो एक रूप में थोपी जा रही है, वह गलत है। मॉडर्न मेडिसिन हम मॉडर्न सोच में हो सकते हैं, अप्रोच में हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब हम किसी परंपरागत पुरानी सोच को लेकर कैरी नहीं कर रहे हैं। यह राष्ट्र मेरा है, भारत माता मेरी है, ये आधुनिकता में भी आता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो रूट में हमारी एजुकेशन है वो अभी भी पुरानी मैकाले पद्धति चली आ रही है, वह दिक्कत कर रही है। तो काम वहां करने की आवश्यकता है। तो और एक मुद्दा था कि भारतीय संस्कृति के मूल और लोकतांत्रिक मायनों को एक साथ आप कैसे देखते हो? भारतीय संस्कृति का मूल मुझे लगता है कि वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम उसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर रखें। आज की दिक्कत क्या है, हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को वही कैरी किया है जो हमें दे गए हैं। आज भी हम कहने को तो गुलामी से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आज की डेट में भी हमारे पास कानून व्यवस्था भी वही है, हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस भी वही हैं, जबकि हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, जो वैदिक पद्धति थी, वो इनसे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट, चाहे वो चिकित्सा को ले लीजिए, चाहे वो कानून व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे वो कर प्रणाली को ले लीजिए, उसको हम भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम उन चीजों को आज की डेट में कैरी करें तो आज से बेहतर शासन भी दे सकते हैं और आज से अच्छा सुशासन की व्यवस्था भी समाज को एक आईने के रूप में दिखला सकते हैं। बिल्कुल। अब एक मुद्दा है, ये जो बुद्धिजीवी होते हैं उनके उनमें कुछ मुख्य विषय होते हैं, जिसपे कुछ विषय होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, जिसपे कभी बात ही नहीं करते बुद्धिजीवी, या बिल्कुल करेंगे तो भी एकदम फुसला फुसला के बहुत कम। ऐसे कौन से विषय है सर? मुझे लगता है जहां पर हम बोल्ड नहीं हो पाते, जहां पर हम सशक्त नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी विडंबना क्या है, लोग आईना नहीं देखते। बुद्धिजीवी हम और आप स्वयं नहीं डिसाइड करेंगे कि मैं बुद्धिजीवी हूं, या आप डिसाइड करेंगे कि मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि आप हैं।
आज की व्यवस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट तो करते नहीं, और दूसरों की गलतियों को ही दिखा कर कहेंगे कि मैं नहीं, आप गलत हैं। तो सबसे पहली बुद्धिजीवी सोच की संकीर्णता तो यहाँ दिखाई देती है। सेकंड, जो लिखा हुआ आ रहा है उसके पहले जो लिखा है क्या वह सच था अथवा नहीं, यह समझने की शक्ति नहीं है। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए आज की जाति व्यवस्था का। अब जाति व्यवस्था बुद्धिजीवी कहेगा कि किसी अन्य ने ला दी या कोई वर्ण ने ला दी। उसकी डेप्थ में नहीं जाते कि जाति व्यवस्था अगर पहले रही होती वैदिक काल में या प्राचीन सभ्यता जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल है, तो वाल्मीकि जी कैसे ऋषि बन सकते थे, विश्वामित्र जी कैसे ऋषि बन सकते थे। तो इसका मतलब जाति व्यवस्था तब नहीं थी, आज वो थोपी जा रही। तो बुद्धिजीवी वर्ग को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा, जो हम जो रख रहे हैं वो किसी सोच के कारण नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई आधार है, उसको समझने की आवश्यकता। और बताया ना आपसे कि यह तो सोचे कि हम भी सही बोल सकते हैं और आप भी सही बोल सकते हैं। अब ये जो अपना मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार है जो बहुत बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन मुझे आप बताइए, आपके समाज सेवा के कार्यों में कार्यों को कितना सहज ले पाते हैं इस सरकार में, या क्यों? इस सरकार में सहजता ये है कि अगर जैसे हमने कोई विषय उठाया तो उसकी गंभीरता को देखा जाता है। बस थोड़ी सी व्यथा जो एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति होती है, वो ये होती है कि जैसे हमने किसी भी सब्जेक्ट उठा लिया, मैं चिकित्सक हूँ, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सड़क खराब है, और सड़क खराब है तो कितनी जगह पर बोल सकता हूँ। उसके लिए किसी अन्य व्यवस्था के थ्रू आने के अपेक्षा मैं अगर डायरेक्ट उस बात को रख रहा हूँ तो उसकी ग्रेविटी भी वही होनी चाहिए जो हम संगठन के थ्रू रखते हैं। तो एक चीज तो ये हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सरकार का प्रत्येक जिले में प्रत्येक एक किसी अन्य व्यक्ति से जरूर संपर्क होना चाहिए जो उनकी निगाह में सही हो और सच्चा हो, और जो यहाँ की तकलीफों को या समाज की तकलीफों को उनके सामने प्रतिबिंबित कर सके। पहली चीज तो ये। और पुरानी सरकार में अगर हम बताएं, ये अखिलेश जी ने भी ले आई थी, ये आपको याद होगा कि आज जो मॉडर्न पे हम लोग कहते हैं कि जन सुनवाई में हमसे तब भी मांगा गया था, तब हमने रखा था जन सुनवाई में क्या क्या चीजें रखी जाती है, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी आप उसमें रिपोर्ट लगा दीजिए तो उसको क्लोज कर दिया जाता था। उसकी गंभीरता क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसके पीछे लोग वाकई में सच्चा लिख रहे हैं या नहीं, यह देखने के लिए लोग नहीं थे। आज की सरकार में वो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, और दूसरा है वो जो गंभीरता आपसे कहा कि आज की तारीख में ये दिखता है कि हाँ, मैंने अगर उठाया तो वो गंभीर विषय होगा, ये अच्छाई दिखती। यहीं पर हम सहज हैं थोड़े। और आप तो यंग लोगों में बहुत पॉपुलर हो डॉक्टर साहब, और आप यंग लोगों के साथ ही रहते हो, तो एक प्रश्न है युवाओं के लिए, युवा संगठन या युवा सेना, आपके साथ जुड़ी युवा सेना या आपके साथ जुड़ा हुआ यंग जो बच्चे, स्टूडेंट्स, इनका जो दल है, वो ये चुनाव में लोगों को एक उनका लोगों को अवेयरनेस करने की कुछ कोशिश कर रहा है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, या किसी राजनीतिक दल से आप उनके लिए कुछ कर रहे हो? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। राजनीतिक दल क्या, जो राष्ट्रवाद को ले जाए, जो हमारे देश को सशक्त बनाए, जो हमारे देश की जो विभक्त पार्ट्स हैं उनको भी पुनः जोड़ सके, ऐसी व्यवस्था अगर कोई शासन दे रहा है, ऐसी सोच किसी अगर पार्टी में है, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र उसका भी है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो विभक्त किया जा रहा है उस पर हमें आप सबको काम करने की आवश्यकता है। आज की डेट में हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं और किसी एक पार्टी से जोड़ देते हैं। व्हाट इज हिंदुइज्म? हिंदुइज्म पहले समझिए तो सही। यहाँ भारतवर्ष में रहने वाला मुस्लिम, ईसाई, पारसी, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में फूफा, मामा, बुआ, अन्य रिश्तों से जुड़ा हुआ, यही हिंदुइज्म है। हम आपका परिवार है, आप मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं एज पर एज,
ये हिंदुइज्म है। हम इसकी बात करते हैं राष्ट्र के नाम पर, अगर हम एक हैं तो हिंदू है। मुझे लगता है इसको ब्रॉड वे में सोचने की जरूरत है। हिंदुइज्म का मतलब सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, एक सोच है, इस भारतवर्ष की सोच है, एक संपूर्ण राष्ट्र की सोच है कि हमारा जो पाकिस्तान किसी अंग्रेज ने विभक्त कर दिया, उसके पास उस सत्ता कैसे आई, उसने कैसे डिसाइड कर लिया पाकिस्तान हो गया, और कैसे लोगों ने उस समय एक्सेप्ट कर लिया। यदि कोई सरकार इस बात को समझकर इस पर काम करती है कि वो पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है, उसे हमें पुनः वापस करना है, ऐसी सरकार को आगे लाने की आवश्यकता है, हमें भी और आपको भी। बिल्कुल। एक सामाजिक जीवन में कोई ऐसा प्रकरण या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपके दिल को झंझोर के रख दिया, या यू नो मे बी गुड टाइम टू टॉक अबाउट टेम्पल इशू। अबाउट टेम्पल इशू लाइक राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप, या किसी अन्य के हाँ, भी? जो भी आपका जिससे आपके जो इंसिडेंट आपको यादगार है, जिससे आपके दिल को झंझोर के रख दिया। सबसे बड़ी चीज जानते जो प्रत्येक दिन झिझोड़ता है, दो चीजें जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। पहला तो जैसे आपने मंदिर की बात उठाई, आज की तारीख में पुरानी सरकारों को उठाकर देख लीजिए तो सिर्फ एक ही पूजा पद्धति को या एक ही समाज को क्यों टारगेट किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम आप ले आए, कांग्रेस सरकार का लाया हुआ है, उस समय बराबर। सारे लोग विवाह अधिनियम क्यों नहीं ले आए? आज की तारीख में कई लोग तो स्विच ओवर इसलिए कर लेते हैं कि वो आसानी से अपने विवाह से टूट सके अथवा अन्य चीजों से मुक्त हो सके। प्रॉब्लम क्या है कि नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। आज समान नागरिक संहिता की बात क्यों आती है? तो पहली व्यथा तो ये है कि पहले आपने जो विभक्त करना शुरू किया वह बंद होना चाहिए। हिंदू के नाम पर सिर्फ हिंदू का ही उत्पीड़न क्यों? आज की तारीख में आप उठाकर देखें, मंदिरों के तोड़े जाने की संख्या ज्यादा है, मस्जिद कितनी टूटती है, रोज नहीं बनती। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक नई मस्जिद खड़ी हो जाती है। हमें मस्जिद के खड़े होने से व्यथा नहीं है, लेकिन मंदिर के तोड़े जाने का दर्द अवश्य है। हमारे घर के बगल में भी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2015 में एक मंदिर तोड़ा गया था, और उस मंदिर में मुझे एक बनाया गया आरोपी कि मैं मंदिर के नाम पर कब्जा कर रहा हूँ। वो इसलिए किया था, उस मंदिर के लिए नहीं किया था, वो एक व्यक्ति को तोड़ने के लिए गया था जो किसी समाज के लिए, उसकी जो बुराइयां उसके लिए जो लड़ने के लिए संघर्ष करता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। जो तीसरा मैं बोल रहा था कि जो मुख्य दो बिंदु हैं, एक तो हिंदुइज्म की बात की कि उसको छोटे छोटे विषय पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, दूसरा जो नारी सशक्तिकरण है। आज की तारीख में नारी को हम कहते हैं कि दूसरे के घर जाना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, महिलाएं कहेंगे डॉक्टर साहब ये दाग है, लड़की है कहीं और जाएगी। तो लड़कियों को सबसे पहले संबल और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, इंडिपेंडेंट बनाने की आवश्यकता है, और दोनों को प्यार से एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है, डिपेंडेंसी से नहीं। इस भारतवर्ष में बहुत सारे समाज में मुझे लगता है ये किसी भी पूजा पद्धति में उठा लीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, महिलाओं को जो डिपेंडेंट बना दिया गया है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इस पर हम काम करना चाहेंगे आगे। जैसे हम लोग अभी डिस्कस भी करते हैं, जो हमारे यूथ है उनमें बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मैं सही दिशा दे सकूं, ये लगता है तब हमने कुछ किया है। तो ये दो मुख्य पॉइंट्स है। अगर समान नागरिक संहिता हो, सबके लिए हो, अगर वो बहुविवाह कर रहे हैं तो हिंदू क्यों नहीं? राणा प्रताप के 37 रानियां थी, राणा प्रताप ने कहीं गलती तो नहीं की होगी। तो हमारा ये कहना है या तो दोनों के लिए समान नियम लाइए, तो मुझे लगता है दर्द कम होगा आपस में। आज की तारीख में हाँ, अगर हम दो सगे भाई हैं और एक को 3 रोटी मिलती है, एक को 2 रोटी मिलती है, एक को घी लगाकर मिल रही है, एक को सूखी मिल रही है, तो दर्द होगा दोनों को, दोनों को बराबर है। प्यार। अगर एक को कंसेशन मिले और एक को अगर प्रताड़ना मिले, तो वो तो आपस में तो उनमें तो विभक्ति ज्यादा होगी। जी जी, तो क्योंकि वही एक हम सोचेगा उसको, एक समाज सोचेगा उसको ही सब कुछ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई, हमने क्या गुनाह किया है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या सर? ये जो तुष्टीकरण कहा जाता है, और तुष्टीकरण का नाम खराब कर दिया गया है। तुष्टीकरण से ज्यादा आवश्यकता ये है कि जो विभक्त कर रहे हैं और उसको सेव करने के लिए आप तुष्टीकरण का नाम खड़ा कर ले रहे हैं, वो गलत है। प्रॉब्लम ये है कि हम सबको बराबर निगाह से देखें। जैसे अभी हम कहेंगे तो कहेंगे कि भाजपा की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ भाजपा कोई यह नहीं कह रही कि उसने कोई क्राइम किया, वो बस यही कहना चाह रही है हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है, पारसी भी बराबर है, ईसाई भी बराबर है। यदि आपने क्राइम किया तो आपको भी वही सजा होगी। यहाँ ना तो सरिया लगना चाहिए, यहाँ तो राष्ट्र एक है, तो राष्ट्र के जो नियम है उनका पालन होना चाहिए। यह भारतवर्ष है, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति भारत के नियमों से चलेगा, किसी अन्य के नियमों से नहीं चलेगा। बिल्कुल, और आजकल तो सबका साथ सबका विकास यही चल रहा है। सबका जी जी जी, हमें लगता है अगर हम सभी सारे पहिए एक साथ अच्छे चलेंगे तभी समाज भी बढ़ सकता है, और समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र भी बढ़ेगा। और काफी अच्छी एक आशा की किरण नजर आई है, और शायद ऐसे ही चले। तो सर मैं अभी तो ये सब होने के लिए राजनीतिक दलों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने काम करना चाहिए ताकि कोई भेदभाव न हो, कुछ न हो, एंड समाज आगे बढ़े, सबका विकास हो, सबका साथ रहे? सबसे पहले तो राजनीतिक लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा, राजनीति दूसरों की सेवा के लिए है। तो पहली चीज तो ये कि स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा के लिए अगर काम करें, उसमें सबसे पहले यही आ जाता है कि विभक्तिकरण बंद करिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, राष्ट्र के नाम पर किसी चीज का समझौता नहीं होना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो इस देश को रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आपस में बांटिए नहीं। दूसरों को बांटने का दोष देकर हम अपने दोष को छुपा नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम मुख्तार अंसारी को सजा नहीं देंगे तो उससे अगर मुस्लिम समाज खुश हो रहा है तो मुस्लिम समाज को सोचने की आवश्यकता है। उनके किसी बुद्धिजीवी का, आप कलाम साहब को ले लीजिए, कलाम साहब को सभी सलाम करते हैं, कलाम साहब राष्ट्रपति रहे हैं। हमें लगता है हर राष्ट्रवादी व्यक्ति और भारत का हर व्यक्ति उनकी प्रतिभा के सामने सर झुकाता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे संदेश की आवश्यकता है कि समाज को गंदे लोगों की निगाह पर, गंदे लोगों की सोच से नहीं चलाना है, अच्छे लोगों की सोच से चलाना है। और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साथ लाने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। और उसके लिए आप अपनी वोट का लालच मत लाइए, वहां राष्ट्र को सर्वोपरि रखिए। यही संदेश है, मुझे लगता है यही सर्वोपरि है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये लोकतंत्र का महापर्व है, जहां पे इतने बड़े वोटों से एक केंद्र में सरकार जीत के आई। तो आप इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को सबसे पहला संदेश तो ये देना चाहेंगे कि जो आप कभी दिखाते हैं 68%, 64% वोटिंग है, ये यदि 100% बिना किसी नियम के हो जाए तो कितना अच्छा हो। लोकतंत्र के महापर्व में जो भी लोकतंत्र के लोग हैं जो वोटिंग कर सकते हैं, वो 100% वोट का प्रयास करें, और जो गलत है उसको गलत कहने की आदत डालें, चाहे वो हमारे घर का भाई ही क्यों ना हो। तो हमें लगता है हम एक सशक्त सरकार, एक समुचित सरकार राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए जरूर चुन लेंगे। वहां अपने स्वार्थ को आगे ना लाएं। हमारा अपराध अगर कोई बचा रहा है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती वही कर रहा है। आपको ध्यान होगा, एक हम लोग बहुत छोटी सी कहानी पढ़ते थे 5वीं या 6वीं क्लास में, एक डाकू ने अपने माँ का कान काट लिया था। वो इस बात पर कि डाकू को उसकी माँ ने कभी नहीं मना किया कि वो चोरी ना करे। हाँ, तो बचपन में अगर उसको टाका होता, हाँ, बचपन में टोका होता नहीं। तो आज की तारीख में आवश्यकता ये है कि मेरा भाई गलत हो रहा है तो सर्वोपरि और सर्वप्रथम उंगली हमारी उठनी चाहिए। और अगर कोई बचा रहा है तो उस सरकार को जरूर चले जाना चाहिए, और ऐसी सरकारें आनी चाहिए जैसी इस समय है, कि अगर गलत है तो गलत है, और वो पैसा फिर आप अगर राष्ट्र का नाश कर रहे हैं, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपके घर से आना चाहिए। तो अब आज के लिए तो इतना ही था, लेकिन एक संदेश आपके थ्रू यूथ के लिए जो जिसमें अभी काफी उमंगे है कि उनको कुछ करना है, उनको
और आगे राष्ट्र की बागडोर युवा के हाथ में ही है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सर्वोपरि और सर्वप्रथम संदेश जो हमें लगता है हम जैसे भाइयों को देना चाहिए, जो अग्रज की भूमिका निभा रहे हैं, वो ये कि हमारे जीते जी किसी निर्बल का दोहन ना हो सके। हमारी शक्ति किसी को बचाने के लिए है, उसको पीड़ित करने के लिए नहीं। तो पहले तो युवा को ये सोचना चाहिए, अगर हम में ऊर्जा है, अगर हम सिंह हैं, तो सिंह का काम है पूरे जंगल की रक्षा करना। यदि हम इस सड़क पर चल रहे हैं तो हमारे जीते जी किसी निर्बल को, किसी अबला को कोई पीड़ित ना कर सके। पहला संदेश तो ये है। और दूसरा ये कि गलत कभी नहीं होना है, झूठ कभी नहीं बोलना है, क्योंकि अगर झूठ बोलेंगे तो उसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने को 20 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच बोलेंगे तो उसे याद नहीं रखना पड़ता। और दूसरा जानते हैं हमारी पूजा क्या है? हमारी पूजा ये, जैसे मैं चिकित्सक हूँ, ये इस चिकित्सक पेशा में मैं अपने मरीजों के प्रति 100% ईमानदार हूँ। यही हमारी सर्वोपरि पूजा है, उस राष्ट्र के प्रति भी और उस भगवान के प्रति भी। चाहे हम किसी भी पूजा पद्धति में जी रहे हों, यदि हमने कार्य को ईमानदारी से किया है, सच्चाई से किया है और बिना झूठ बोले किया है, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। अगर इन 3 नियमों को ध्यान में रखेंगे तो राष्ट्र में शायद अपराध भी कम हो जाएगा और राष्ट्र सशक्त भी होगा, और साथ में मुझे लगता है कि सरकार भी सशक्त होगी। तो थैंक यू डॉक्टर राजीव जी, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने काफी अच्छी बातें, काफी अच्छे संदेश आपने दिए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं। हाँ, आप ही लोग प्रेरणा हैं, आप ही लोग सिखाते हैं, वहीं से हम लोग भी सीखते हैं। तो काफी जल्द मुलाकात होगी इसी मंच पे। और थैंक यू, धन्यवाद।